हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के रसायन विज्ञान में हम लोग रासायनिक बल गतिकी को पढ़ रहे हैं और रासायनिक बल गतिकी में यह लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने सीखा था, एक प्रतीकात्मक रूप से रिएक्शन ली गई थी R से प्रोडक्ट, अभिकारक से उत्पाद बन रहा है और इसके लिए हम लोगों ने अभिक्रिया की औसत दर R एवरेज को लिखा था माइनस डेल्टा R का सांद्रण बटे डेल्टा T बराबर इस उत्पाद के लिए डेल्टा P का सांद्रण बटे डेल्टा T। यहाँ माइनस ये इंगित कर रहा है कि अभिकारक के सांद्रण में समय के साथ साथ कमी हो रही है और यहाँ धनात्मक चिन्ह इंगित कर रहा है कि उत्पाद के सांद्रण में समय के साथ साथ वृद्धि हो रही है। इसी प्रतीकात्मक अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर को निम्न प्रकार लिखे थे हम लोग, R इंस्टेंटेनियस इक्वल टू माइनस डी R का सांद्रण बटे dt इक्वल टू डी P का सांद्रण बटे dt। तो इस तरह से हम लोगों ने अभिक्रिया की औसत दर को और अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर को शो किया था। ठीक है, यहाँ अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण का प्रयोग करने के लिए हम लोगों ने स्क्वायर ब्रैकेट का उपयोग किया है। बड़ा कोष्ठक का प्रयोग करते हैं, बड़े कोष्ठक का अभिकारक या उत्पाद के सांद्रण को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग एक वास्तविक उदाहरण लेंगे और उसके सहारे अभिक्रिया के वेग का समीकरण लिखेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है Hg प्लस Cl2 से बन रहा है HgCl2। Hg मरकरी है, लिक्विड स्टेज में होता है, क्लोरीन गैस है, गैसियस अवस्था, और HgCl2 ये सॉलिड है। इसके लिए हमको अभिक्रिया की दर लिखना है। यहाँ एक चीज़ पे आप ध्यान दो, यहाँ अभिक्रिया के लिए स्टाइसियोमेट्रिक गुणांक सबके लिए 1 है, क्योंकि अभिकारक अणुओं के आगे भी 1 लगा है और उत्पाद के आगे भी 1 ही लगा है। तो यहाँ स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, जिस अभिक्रिया में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट समान होता है वहाँ हमको अभिक्रिया की दर लिखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जिस तरह से ये लिखा गया उसी तरह से लिखते हैं, लेकिन जहाँ स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक थोड़े से चेंज हो जाते हैं वहाँ अभिक्रिया की दर को लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ठीक है, इसको तो हम मिटा दे रहे हैं और यहाँ हम अभिक्रिया की औसत दर लिख रहे हैं। अभिक्रिया की औसत दर RAB द्वारा दिखाते हैं इक्वल टू, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, दोनों के लिए हम माइनस लगाएंगे, माइनस डेल्टा Hg का कॉन्सेंट्रेशन बटे डेल्टा T इक्वल टू माइनस डेल्टा Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन बटे डेल्टा T इक्वल टू, यह उत्पाद है इसके लिए माइनस नहीं होगा, डेल्टा HgCl2 का कॉन्सेंट्रेशन बटे डेल्टा T। यह अभिक्रिया की औसत दर के लिए समीकरण हो गया। अब अभिक्रिया की अगर तात्क्षणिक दर व्यक्त करनी हो, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर लिखना हो R इंस्टेंट, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, सारा समीकरण यही रहेगा। चेंजिंग क्या होगा, डेल्टा की जगह D का प्रयोग करेंगे, यह डेल्टा की जगह हम D का प्रयोग करेंगे। यह बड़ा अंतराल होता है, बड़ा अंतराल, और यह अति सूक्ष्म अंतराल है, अति सूक्ष्म अंतराल। तो ये डेल्टा, ये डी, इसको डेल भी बोलते हैं, दोनों में अंतर जानो। ठीक है, यहाँ R इंस्टेंट जब हम लिखते हैं तो डेल्टा की जगह डी का प्रयोग करते हैं, और इस डी का प्रयोग हम करते हैं तो इसमें जान जाओ कि जब समय जो है डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो की तरफ अग्रसर हो, समयांतर 0 की तरफ अग्रसर हो, बहुत सूक्ष्म हो, उस समय हम डेल्टा T को डेल द्वारा या डी द्वारा शो करते हैं। ठीक है,
आर इंस्टेंट इक्वल टू, अब इसके वेग को हम लिख रहे हैं माइनस डी एच जी बटे डी टी इक्वल टू माइनस डी सी एल टू का सांद्रण बटे डी टी इक्वल टू डी एच जी सी एल टू का सांद्रण बटे डी टी। ठीक है, तो दोनों तरह से अभिक्रिया के वेग समीकरण को कैसे लिखा जाए ये इस उदाहरण में हम लोग देख लिए। एक दूसरा उदाहरण लो, ये उदाहरण है H2 प्लस I2 से बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। इस अभिक्रिया के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सेम नहीं है, इसके आगे एक, इसके आगे एक, इसके आगे दो है, तो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक यहाँ बराबर नहीं है। और इसके लिए अगर अभिक्रिया के वेग को लिखा जाएगा RAV, अभिक्रिया की औसत दर बराबर माइनस डेल्टा हाइड्रोजन का सांद्रण बटे डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा आयोडीन का सांद्रण बटे डेल्टा टी बराबर 1/1/2 HI का सांद्रण बटे डेल्टा टी। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ 2 था, हमने 1/2 लिखा, ऐसा क्यों लिखा गया? इस पॉइंट पे ध्यान दो, जब हाइड्रोजन का 1 मोल खर्च हो रहा है तो 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। उसी तरह आयोडीन का 1 मोल खर्च हो रहा है तो 2 मोल HI बन रहा है। यानी कि यहाँ खर्च होने की दर और यहाँ बनने की दर में असमानता है। यहाँ 1 मोल खर्च हो रहा है तो इसके लिए हम अगर अभिक्रिया की दर को लिखते हैं और इसके लिए अभिक्रिया की दर को, तो इसकी अपेक्षा यह 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि इससे यह 2 गुना रेट से बन रहा है। तो इस समीकरण के बजाय यह समीकरण डबल हो जाएगा अगर यहाँ हम 2 लिखें तो इसी गैप को ख़त्म करने के लिए 1/2 स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक से भाग दिया जाता है, और भाग देने का मतलब 1/2 से गुणा कर दें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। एक और उदाहरण लेते हैं, N2 प्लस 3H2 से बन रहा है 2NH3, ये अमोनिया का बनना है। यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो, नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1, हाइड्रोजन अणु का 3, अमोनिया अणु का 2 है। यहाँ भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक एक समान नहीं है, अलग अलग हैं। और इसके लिए हम अभिक्रिया की औसत दर RAV को कैसे लिखेंगे? इन दोनों को ऋणात्मक रूप में लिखेंगे, ऋण डेल्टा N2 का सांद्रण बटे डेल्टा T इक्वल टू ऋण, इसको हम 1/3 लिखेंगे, 1/3 डेल्टा H2 का सांद्रण बटे डेल्टा T बराबर 1/2 डेल्टा NH3 का सांद्रण बटे डेल्टा T। तो इस तरह से हम अभिक्रियाओं के लिए वेग समीकरण को लिखते हैं। अब हम आंकिक प्रश्न में देखेंगे किस तरह से इनके ऊपर आंकिक प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो चलो पहले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक रासायनिक अभिक्रिया A+2B एरो 3C+2D के लिए किसी क्षण D के सांद्रण में परिवर्तन की दर 0.4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है। उसी क्षण अभिक्रिया का वेग A तथा B के लुप्त होने की दर, A तथा B के लुप्त होने की दर व C के बनने की दर क्या होगी? देख लो, D के सांद्रण में परिवर्तन दिया है, ठीक है, और उसी क्षण पर क्या पूछा है? अभिक्रिया का वेग पूछा है, A तथा B के लुप्त होने की दर और C के बनने की दर। 4 चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। तो चलो शुरू करते हैं। देख लो, दिया है D के सांद्रण में परिवर्तन की दर, चूँकि किसी क्षण पे, क्षण शब्द का यूज हुआ है, यानी कि यह अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर है, एक निश्चित क्षण पे है, तो यह अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर है। और अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर के लिए D के सांद्रण में परिवर्तन की दर को हम लोग किस तरह से लिखेंगे? D
बटे डी टी इक्वल टू 0.4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये दर्शा रहा है डी के सांद्रण में परिवर्तन की दर को। अब हम अपक्रिया को लिखते हैं a प्लस 2b से बन रहा है 3c प्लस 2d। वेग समीकरण क्या होगा अपक्रिया के लिए? वेग समीकरण माइनस डी ए का कॉन्सेंट्रेशन बटे डी टी इक्वल टू माइनस 1/2 डी बी का कॉन्सेंट्रेशन बटे डी टी इक्वल टू 1/3 डी सी का कॉन्सेंट्रेशन बटे डी टी इक्वल टू 1/2 डी का कॉन्सेंट्रेशन बटे डी टी। यह अपक्रिया की दर का समीकरण है। और अपक्रिया की दर के समीकरण के लिए ये देखो, ये वैल्यू तो पहले से दिया हुआ है डी के सांद्रण में परिवर्तन, यानी कि ये वैल्यू दिया हुआ है, तो हम इससे रेट ऑफ रिएक्शन तो निकाल सकते हैं ना। ये अपक्रिया की तात्क्षणिक दर को दिखा रहा है, आर इंस्टेंट को दिखा रहा है समीकरण। ठीक है, तो यहाँ से अपक्रिया का वेग निकाल लो। अपक्रिया का वेग बराबर 1/2 डी का कॉन्सेंट्रेशन बटे डी टी। डी बटे डी टी ये दिया है 0.4, तो बराबर 1/2 गुणे 0.4 बराबर कितना हो जाएगा? 0.2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ये एक आंसर हो गया हमारा, एक आंसर हो गया। दूसरा हमको क्या निकालना है? ए तथा बी के लुप्त होने की दर। पहले ए के लुप्त होने की दर निकालो। ए के लुप्त होने की दर देखो, ये ए के लिए अपक्रिया की दर को दर्शा रहा है और ये डी के लिए। चूँकि दोनों ही इक्वेशन आपस में बराबर हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे डी ए का कॉन्सेंट्रेशन बटे डी टी। ये माइनस में है, ठीक ना, ये माइनस में है, और इक्वल टू डी का कॉन्सेंट्रेशन बटे डी टी, ये 1/2 है। इसके लिए हमने ये वैल्यू कैलकुलेट किया हुआ है, ये देखो 0.2, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 0.2। अब अपक्रिया की दर के बराबर है ए के लुप्त होने की दर है। यहाँ से देखो, जिस दर से अपक्रिया हो रही है उसी दर से ये लुप्त हो रहा है। यहाँ हम निकाल लेंगे डी ए का कॉन्सेंट्रेशन बटे डी टी इक्वल टू 0.2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। इसी तरह से हम यहाँ निकाल लें बी के लुप्त होने की दर। बी के लुप्त होने की दर इक्वल टू, अब इस समीकरण को हम इससे रिलेट करा दे रहे हैं, इसको इससे भी रिलेट करा सकते हैं, ये भी कैलकुलेट हो गया है। माइनस 1/2 डी बी बटे डी टी इक्वल टू 1/2 डी बटे डी टी। इसका वैल्यू फिर से हम रखेंगे 0.2 बराबर 0.2, इसलिए माइनस डी बी का कॉन्सेंट्रेशन बटे डी टी हो जाएगा। 1/2 को इस साइड ले जाएंगे, 2 से गुणा हो जाएगा, 0.2 इंटू 2, 0.4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमको निकालना रह गया है सी के बनने की दर। इधर दिखा रहा हूँ सी के बनने की दर कैसे दिखाएंगे? इन दोनों इक्वेशन को रिलेट करा दो। 1/3 डी सी बटे डी टी इक्वल टू 1/2 डी डी बटे डी टी। इसका वैल्यू फिर से हम 0.2 रख दे रहे हैं, बराबर
2, इसलिए डी सी का कॉन्सेंट्रेशन बटे डी टी इक्वल टू 0.2 इंटू 3 बराबर 0.6 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। यहाँ देखो ये एक आंसर ये निकल के आ गया था हम लोगों का दूसरा आंसर, ये तीसरा आंसर और ये आंसर नंबर 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन प्रश्नों को हल करते हैं। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से ही है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अब क्रिया के लिए कारक की सांद्रता 0.03 मोलर से 25 मिनट में परिवर्तित होकर 0.02 मोलर हो जाती है। औसत वेग की गणना सेकंड तथा मिनट दोनों इकाइयों में कीजिए। चलो यहाँ इस बात को समझो पहले। 0.03 मोलर का मतलब क्या होगा, इसी को हम कहेंगे 0.03 मोलर और इसी को हम कहेंगे 0.03 मोल प्रति लीटर। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया होगा। ये प्रारंभिक सांद्रता है, 25 मिनट बाद सांद्रता ये हो जा रही है किसके लिए, अभिकारक की। चलो माना प्रारंभिक सांद्रता R1, प्रारंभिक सांद्रता R1 है और ये R1 कितना दिया हुआ है 0.03 मोलर। ठीक है, और अंतिम सांद्रता R2 है और अंतिम सांद्रता कितना दिया हुआ है 0.02 मोलर। डेल्टा आर यहाँ से हम निकाल सकते हैं। डेल्टा आर सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन कितना हो रहा है, अंतिम सांद्रता ऋण प्रारंभिक सांद्रता 0.02 माइनस 0.03 बराबर -0.01 मोल प्रति लीटर। ये डेल्टा आर की वैल्यू है। समयांतराल दिया है 25 मिनट, डेल्टा टी दिया हुआ है 25 मिनट। चूँकि मिनट में भी निकालना है सेकंड में भी निकालना है, इसको सेकंड भी बना लो। 25 × 60 ये सेकंड हो जाएगा। ये डेल्टा टी मिनट के लिए, डेल्टा टी सेकंड के लिए। चलो अब क्रिया के दर समीकरण को लिखते हैं। आर से पी के लिए आर एवरेज, चूँकि समयांतराल दिया है 25 मिनट, डेल्टा टी का मान बड़ा है, ये आर एवरेज है, आर औसत। अब क्रिया की औसत दर बराबर माइनस डेल्टा आर का कॉन्सेंट्रेशन बटे डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी का कॉन्सेंट्रेशन बटे डेल्टा टी। अब क्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अब क्रिया का वेग हो जाएगा डेल्टा आर की वैल्यू और डेल्टा टी को रख देंगे, हमको वेग मिल जाएगा। अब क्रिया का वेग, औसत वेग लिखा है, औसत वेग इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी के दोनों मान रख दो माइनस, और माइनस ये भी वैल्यू माइनस में है, देखो यहाँ -0.01 बटे 25 है ना, डेल्टा टी का मान 25। अब यहाँ से देखो इसको निकालो, ये माइनस है, ये माइनस है, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा तो 0.01 बटे 25। यहाँ हमको करना क्या होगा, देखो इसको 100 करते हैं। 100 करने के लिए कितने अंक हमको आगे जाना होगा, यहाँ ध्यान दो, 2 अंक इधर है, 2 अंक आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4, 4 अंक आगे हमको बढ़ना है। और इसके लिए हमको क्या करना होगा, 1 × 10 का पावर -4, सॉरी ये 100 × 10 का पावर -4 बटे 25, और 25 से कटा देंगे, ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। 4 × 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। ठीक है, ये हो गया है आंसर मिनट इकाई में। ठीक ना, हम सेकेंड में भी निकालेंगे, सेकेंड की यूनिट में इसी को निकालते हैं। सेकेंड की यूनिट में क्या करना होगा, यहीं से फिर चलेंगे
माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा टी। डेल्टा आर की वैल्यू फिर से माइनस 0.0101 बटे डेल्टा टी के लिए अब हम रखेंगे 25 गुणे 60। फिर से देखो ये कितना आ जाएगा 0.01 बटे 25 गुणे 60। अब हमको करना होगा इसको 10,000 बनाना होगा। 10,000 गुणे 10 के घाते -6 25 गुणे 60। ठीक है, दशमलव को हम ले गए हैं कितने अंक 6 अंक आगे ले गए हैं और उसके लिए 10⁻⁻6 से गुणा कर लिए। ये देखो 1 0 कैंसिल हो गया, 25 चौका 100 40 हुआ और 40 में 6 से भाग कराना है, 6 6 का 36, फिर 4 ही बचेगा 6.66 या फिर 7 भी कर सकते हैं इंटू 10⁻⁻6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आंसर सेकेंड यूनिट में निकल चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। बच्चों आप लोग इसके साथ मेहनत कीजिए और खुद भी अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाइए और क्वेश्चंस को कीजिए। ये टॉपिक और ज़्यादा आपको समझ में आएगी। ठीक है, थैंक यू।